चलो लेट्स से आज हम बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर 8 करेंगे। इसमें हमारा जो टारगेटेड टॉपिक्स होगा में आज हमारा जो गोल है वो फीचर ऑफ एंजाइम करने का है। आज हमारा गोल फीचर ऑफ एंजाइम करने का है। फीचर ऑफ एंजाइम्स क्या क्या बेसिक फीचर ऑफ एंजाइम है और फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स या फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जो उसकी कैपेसिटी है, जो एक्टिविटी है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसे हमें डिस्कस करना है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है उसे हमें आज डिस्कस करना है। फीचर ऑफ एंजाइम को कम से कम कंप्लीट करना है। फैक्टर अफेक्टिंग थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेट्स हम उसको भी डिस्कस करेंगे। बट लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज गुलरेज अहमद, दिस इज माय चैनल गुलरेज एक्सीलेंट क्लासेस। चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा मेहनत कर सके और हमें मोटिवेशन मिले। चलो इसका डिस्कशन क्या है। सबसे पहले अपना टॉपिक है क्या, फीचर ऑफ एंजाइम्स। बेसिक फीचर ऑफ एंजाइम ऐसे लिख देते हैं, फीचर ऑफ एंजाइम ही सही है। फीचर ऑफ एंजाइम, फीचर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम का फीचर, बेसिक फीचर ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहला फीचर क्या है वो लिख देते हैं। सबसे पहला फीचर है आपका, इसकी बात करनी है हमें, केमिकल नेचर क्या है इसकी। इसका केमिकल नेचर क्या है, पहला फीचर कि इसका केमिकल नेचर क्या है। दूसरा फीचर कि वह किस मीडियम में काम करता है, मीडियम इन विच एक्ट, किस मीडियम में वो एक्ट करता है, काम करता है। मीडियम इन विच एक्ट, किस मीडियम में वो एक्ट करता है और काम करता है, ये बात हुई। उसकी सेलेक्टिविटी की भी बात हम करेंगे या स्पेसिफिसिटी की भी बात करेंगे। तीसरा फीचर हम बात करेंगे स्पेसिफिसिटी, एंजाइम कितना स्पेसिफिसिटी रखता है, कितना स्पेशल है और किसके लिए स्पेशल है, ये बात करेंगे कौन सा एंजाइम। फिर हम बात करेंगे सेलेक्टिविटी की भी, हम इसकी बात करेंगे, सेलेक्टिविटी की भी हम इसकी बात करेंगे। सेलेक्टिविटी है, टर्न ओवर नंबर है, इतनी सारी चीजें। सेलेक्टिविटी है एंड टर्न ओवर नंबर है। दूसरे पेज पे हम लोग चलो बात करेंगे। लेट्स हम डिस्कस करते हैं एक एक करके ये सारे फीचर्स को। दो दो आगे हम बात करेंगे। यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले केमिकल नेचर की। तो हमको क्या पता है कि ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर बना है, मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर बना है, प्रोटीन के ऊपर बना है। सिंस प्रोटीन, चूंकि प्रोटीन के पास, सिंस प्रोटीन हैविंग ग्रेट डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ना प्रोटीन में, मोर डाइवर्सिटी या ग्रेट डाइवर्सिटी, इट वॉज प्रिफर्ड ओवर आरएनए। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इट वॉज प्रिफर्ड ओवर आरएनए, प्रिफर्ड ओवर आरएनए। एनसीईआरटी की लाइन है। क्या कह रहा है फीचर में, ऑल एंजाइम आर मेड ऑफ प्रोटीन। फिर क्या है, प्रोटीन क्यों बना है, क्योंकि प्रोटीन में एक मेजर डाइवर्सिटी है और एंजाइम भी बहुत सारे डाइवर्स बनाना है, अलग अलग तरीके का बनाना है, इसलिए नेचर ने एंजाइम को अंदर प्रोटीन को रखा है, प्रोटीन से ही बनाया, आरएनए से नहीं बनाया। आरएनए से काती बने क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी कम है। ओवर प्रिफर्ड ओवर आरएनए, आरएनए के ऊपर प्रिफर्ड किया गया, इट वाज प्रिफर्ड ओवर
आरएनए। प्रोटीन को रिकमेंड किया गया कि हाँ प्रोटीन से बनाया जाएगा, क्योंकि 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 प्रोटीन के पास लार्ज डाइवर्सिटी है, इसीलिए प्रोटीन को सिलेक्ट किया गया एंजाइम को बनाने के लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग मीडियम यूनिच वेक्स। किस मीडियम में काम करता है ये एंजाइम, किस मीडियम में काम करता है, तो उस मीडियम का नाम है एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम पानी की उपस्थिति में ही काम कर सकता है ये, तो एक्वस मीडियम में ये काम कर सकता है, एक्वस मीडियम में ये काम करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी एंजाइम के अंदर, जब तुम एक एंजाइम को बनाते हो तो ये देखो ये तुम्हारा एक एंजाइम है, ये तुम देख रहे हो, इसको तुम कहते हो एंजाइम। ये क्या है, एंजाइम है। एंजाइम में ये एक्टिव साइट मौजूद है। कौन सा साइट मौजूद है, ये एक्टिव साइट मौजूद है। सारा खेल इस एक्टिव साइट का ही है। एक्टिव साइट के पास जो है फिक्स शेप होता है, इसका जो शेप देखोगे तो फिक्स है, इसका जो शेप देख रहे हो वो फिक्स है, वो क्या है, फिक्स है। इसके अंदर जो आर ग्रुप है वो भी स्पेसिफिक है, वो भी क्या है, फिक्स है, यानी स्पेसिफिक है, फिक्स है। अब ये शेप भी फिक्स है, ये आर ग्रुप भी फिक्स है। इसका मतलब कि एंजाइम जिस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा वो सबस्ट्रेट भी फिक्स होगा। तो फिक्स टाइप के केमिकल रिएक्शंस होंगे, यानी एक्टिव साइट हैविंग फिक्स केमिकल ग्रुप। एक्टिव साइट के ऊपर अगर ये आर ग्रुप फिक्स है यानी फिक्स केमिकल ग्रुप है। एक्टिव साइट यहां पे लिख रहा हूं मैं, एक्टिव साइट हैविंग फिक्स्ड केमिकल ग्रुप, इसके पास फिक्स केमिकल ग्रुप होता है, फिक्स केमिकल ग्रुप होता है, इसके पास फिक्स केमिकल ग्रुप होता है। सो फिक्स टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसीलिए फिक्स टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन करता है। सो फिक्स टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहां पे केमिकल रिएक्शन फिक्स टाइप का होगा। सो ये फिक्स टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन करेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि एक्टिव साइट का शेप फिक्स है, आर ग्रुप फिक्स है। अब आर ग्रुप फिक्स होने की वजह से इसके 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 रिएक्शन जो है, इस ये जो बाइंड करेगा सबस्ट्रेट का वो भी फिक्स होगा। सबस्ट्रेट को भी बना लेते हैं, सबस्ट्रेट के साथ जब ये बाइंड करेगा, ये इसका सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट के साथ ये बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट का भी ये वाला जो शेप है ये भी क्या होगा, फिक्स होगा या स्पेसिफिक होगा, फिक्स होगा। और इसके ऊपर जो केमिकल होंगे ना वो आर ग्रुप से मिलेंगे, आर ग्रुप की तरह ही क्या होंगे ये केमिकल जो आर ग्रुप की तरह ही है, जो एक्टिव साइट के अंदर आर ग्रुप था उसी की तरीके से ये केमिकल भी क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे, उसके साथ मैच करेंगे तो ही जाके ये सबस्ट्रेट जो है बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। ये चीज शो करती है, दर्शाती है उसकी स्पेसिफिसिटी की। एंजाइम स्पेसिफिक इसीलिए है क्योंकि उसका एक्टिव साइट का शेप फिक्स है, उस एक्टिव साइट के अंदर मौजूदा आर ग्रुप भी फिक्स है, और आर ग्रुप फिक्स होने की वजह से ये फिक्स टाइप ऑफ सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट के पास भी फिक्स शेप होता है और फिक्स केमिकल होता है, इसलिए फिक्स टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होंगे। इसीलिए ये वर्ड बुलाया गया बार बार कि क्या है, एंजाइम जो है स्पेसिफिसिटी शो करता है, स्पेसिफिसिटी शो करता है, एंजाइम स्पेसिफिसिटी शो करता है।
टर्नओवर नंबर, जो इसका फोर्थ फीचर है, आई थिंक कौन सा था, थर्ड हो गया, फोर्थ जो फीचर है वो हम बात करेंगे, उसको हम कहेंगे टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर, टर्नओवर नंबर फोर्थ वाला फीचर होगा। टर्न नहीं, टर्नओवर नंबर नहीं, अभी अभी बात करो तुम सेलेक्टिविटी की, सेलेक्टिविटी की बात करो तुम। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, सिलेक्टिविटी की, और हम बात करने वाले हैं टर्नओवर नंबर की। फिफ्थ वाला हम बात करेंगे यहाँ पे टर्नओवर नंबर की, टर्नओवर नंबर की। सेलेक्टिविटी, सबसे पहले सेलेक्टिविटी कि एंजाइम के पास सेलेक्टिविटी है, आउट ऑफ वेरियस पॉसिबिलिटी एंजाइम कैन सेलेक्ट एनीवन। कोई सबस्ट्रेट है, उसके पास बहुत सारे पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनाने की, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाने की उसके पास पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब एंजाइम आ जाएगा तो उसे किसी एक ही तरीके का, उसे एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम का रिएक्शन फिक्स है, वो फिक्स टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन करेगा तो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। तो अब कह देते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिखता है एनसीईआरटी और बोलता है क्या, एनसीईआरटी क्या बोलता है कि आउट ऑफ वेरियस पॉसिबिलिटी, आउट ऑफ वेरियस पॉसिबिलिटी, वेरियस पॉसिबिलिटी आउट ऑफ वेरियस पॉसिबिलिटी, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, फिर भी एंजाइम क्या करता है, एंजाइम कैन, सबसेट के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, फिर भी एंजाइम सेलेक्ट एनीवन, कैन सेलेक्ट एनीवन, कोई एक ही करने देता है, कोई एक ही प्रोडक्ट बनने देता है। क्या मतलब, जैसे एग्जांपल से समझे, फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद, ये बचपन में पढ़े हो तुम, ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये क्या बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या बनेगा, तो पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, मतलब पायरुवेट का काम होगा, पायरुविक एसिड बनेगा मतलब पायरुवेट का काम होगा। फिर ये पायरुविक एसिड मतलब पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट का काम क्या, पायरुविक एसिड बनेगा। अब इस पायरुविक एसिड के कई सारे पॉसिबिलिटी, ये पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बना सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बना सकता है। ये सब पढ़ोगे तुम प्लांट फिजियोलॉजी में, अगर नहीं जानते होगे तो जब तुम क्रैब साइकिल वगैरह यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट में जब देखोगे, ग्लाइकोलाइसिस एंड एसिटाइल कोएंजाइम के, इसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से बनता है। ये सब तुम्हें बाद में पता पड़ेगा, अभी जान लो कि पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बना सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बना सकता है, थोड़ा बड़ा दे दो, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बना सकता है, ठीक है, और क्या बना सकता है, लैक्टिक एसिड भी बना सकता है, बनाया है कई बार, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन इसका हो गया है मसल्स वगैरह में, तो लैक्टिक एसिड भी बना सकता है, और क्या बना सकता है, और ये एसिटल्डिहाइड भी बना सकता है, एसिटल्डिहाइड भी बना सकता है। एसिटल्डिहाइड क्यों बनाएगा, क्योंकि अगर उसको अल्कोहल बनाना होगा, क्योंकि इसके बाद क्या बन जाता है, इससे अल्कोहल बन जाता, अगर ये सब करना होगा तो ये बनाएगा एसिटल्डिहाइड। पायरुविक एसिड का केमिकल फार्मूला, अगर तुम्हें कहला कि करना नहीं है लेकिन करता हूं, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O COOH, ये वाला 3 कार्बन का होता है, जिसमें केटोन ग्रुप भी मौजूद है, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद है। ये है तुम्हारा पायरुविक एसिड्स, 3 कार्बन का होता है, ठीक है। ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस के बाद टूटता है तो ऐसे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं 3-3 कार्बन के, क्योंकि वो 6 कार्बन का होता है ग्लूकोज, इतना तो कोई चूहा बिल्ली भी जानता होगा। अब ये है कि एसिटल कोएंजाइम ए, ये 2 कार्बन का है, मतलब यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का है, तो यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा।
एसिटल्डिहाइड ये 2 कार्बन का है, यानी यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। यहां जो एंजाइम इस्तेमाल होता है जिससे ये फिक्स हो जाता है कि पायरुविक एसिड इन तीनों में से सिर्फ जो है एसिटाइल को एंजाइम ए ही बनाएगा, ये बात फिक्स करने वाला जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके आ जाने से यह बात फिक्स हो जाता है कि अब पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो होता है वो सिर्फ एसिटाइल को एंजाइम ए ही बनाएगा, कुछ और नहीं बना सकता। वैसे देखो 3 पॉसिबिलिटी थी, अगर एंजाइम के बगैर सोचते तो पायरुविक एसिड के पास 3 पॉसिबिलिटी थी। पायरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम ए भी बना सकता था, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड भी बना सकता है, पायरुविक एसिड एसिटल्डिहाइड भी बना सकता है क्योंकि उसे अल्कोहल बनाना है, इथानॉल बनाना होता है। तो लेकिन जब एंजाइम आ जाता है तब एक ही कोई चीज बन सकती है एंजाइम, या तो वो एसिटाइल को एंजाइम ही बनेगा, अगर ये एंजाइम होगा कोई एक और एंजाइम आएगा वो फिक्स करेगा कि लैक्टिक एसिड ही बनना होगा, एक और एंजाइम आएगा तो फिक्स करेगा कि ये दोनों नहीं बनेंगे सिर्फ यही बनेगा। यानी एंजाइम ने फिक्स किया है, यानी एंजाइम सेलेक्ट करता है कि किसको क्या बनना है, कब किसको क्या बनना है। भले उस सबस्ट्रेट के पास बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने की पॉसिबिलिटी हो, लेकिन एंजाइम कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा। तो एंजाइम के पास एक सेलेक्टिविटी नेचर है, सबस्ट्रेट को सेलेक्ट करके कहता है कि ये बनो। एक तो सबस्ट्रेट भी फिक्स करता है, दूसरी बात कि उसके फिक्स प्रोडक्ट बनाएगा। एंजाइम आ जाएगा तो अब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा तब लैक्टिक, सोचोगे ना कि लैक्टिक एसिड कैसे बनना है, लैक्टिक एसिड कैसे बनना है। तो यहाँ पे अगर पायरुविक एसिड को के साथ लैक्टिक एसिड का एक्टिव साइड, क्या बोल रहा हूं मैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का एक्टिव साइट मिला पायरुविक एसिड को तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो किस सूरत में पायरुविक एसिड एसिटल्डिहाइड बनाएगा, यानी कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसके साथ बाइंड होने के बाद एसिटल्डिहाइड बनाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, उसका नाम है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, ये 3 एंजाइम है, एक ही सबसेट है, अलग अलग एंजाइम की वजह से अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है कि एंजाइम के पास ये सेलेक्टिव नेचर है, वो सेलेक्ट करता है। समझ में आ रहा है। चलो तो फिर हम आगे देखते हैं और आगे हम पढ़ेंगे टर्न ओवर नंबर। ये 5वां फीचर है और लास्ट फीचर है एंजाइम का, टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर कहता है कि एंजाइम इज वेरी एफिशिएंट। टर्न ओवर नंबर में बुक क्या बोलती है कि एंजाइम्स is very efficient, is very efficient, is very efficient. Enzyme is very efficient. Single enzyme form number of different या number of product per unit time. एक सिंगल एंजाइम एक सिंगल सबस्ट्रेट से एक समय में यानी 1 सेकेंड या 1 मिनट में कितने प्रोडक्ट बनाता है, ये चीज एंजाइम की एफिशिएंसी को शो करता है और एफिशिएंसी को ही हम बोलते हैं टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर का मतलब एंजाइम कितना ज्यादा एफिशिएंट है। एक सिंगल एंजाइम एक सिंगल सबस्ट्रेट से एक लिमिटेड टाइम में पर यूनिट टाइम में कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, ये चीज क्या कहलाती है, टर्न ओवर नंबर। चलो तो हम इसको यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं कि सिंगल एंजाइम फॉर्म हाउ मच नंबर या नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम्स, पर यूनिट टाइम, per unit times, form number of product per unit time
from single substrate, from single substrate, from single substrate. एक सिंगल सबस्ट्रेट से कितना प्रोडक्ट बनाता है एक पर यूनिट टाइम में कोई एंजाइम, वो उसकी एफिशिएंसी शो करती है। अलग अलग एंजाइम की अलग अलग एफिशिएंसी हो सकती है। कोई है जो एक सबस्ट्रेट से एक सेकंड में 200 मॉलिक्यूल बना सकता है, कोई है जो उसी सबस्ट्रेट से 2 लाख भी बना सकता है प्रोडक्ट। तो उस एंजाइम की एफिशिएंसी को शो कर रहा होता है। इसके एग्जाम्पल करने होंगे। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको मैं करता हूं। तो ये हमारे पास है पेज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, पहले ये रीड कर ले। नेचर ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, ये तो हमारे से कल की ही बात है। चलो अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं। मैं टर्न ओवर नंबर में हूं, अब आप बीच में टॉपिक है तो क्यों अभी रीड करें एनसीईआरटी को। अब हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी कहते हैं एक एग्जांपल है टर्नओवर को रिप्रेजेंट करने का। फॉर एग्जांपल अपने पास जो है H2O है प्लस CO2 है, दोनों कंबाइन करेंगे और बनाएंगे क्या, कार्बोनिक एसिड्स। ये है कार्बोनिक एसिड्स H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड। फिर क्या, फिर क्या मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे ही बनाएंगे तो ये 200 मॉलिक्यूल बना पाएंगे, 200 मॉलिक्यूल बन पाएगा पर यूनिट टाइम में, जो भी पर मिनट के हिसाब से अगर बात करें तो 200 मॉलिक्यूल इसका बन पाएगा बिना एंजाइम का। अभी मैं क्या कह रहा हूं, विदाउट एनी एंजाइम्स, विदाउट एंजाइम्स। अगर बिना एंजाइम का बना रहे हैं तो ये बन रहा है, लेकिन एंजाइम के अंदर जो टर्नओवर है, जो उसकी पावर है, अब देखो, अगर मान लेते हैं कि यही रिएक्शन करना है, यही सबस्ट्रेट है अपने पास, और इसके इसमें इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम लेके आ जाते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है और बेसिकली आरबीसी में, प्लाज्मा में पाया जाता है। आरबीसी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी कि रिच इन आरबीसी, आरबीसी में, प्रेजेंट इन आरबीसी, मेनली जो है आरबीसी में पाया जाता है, प्रेजेंट इन आरबीसी। कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, करेगा क्या, यही बनाएगा H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड ही बनने का है, लेकिन इस बार 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बनेगा, 6 लाख मॉलिक्यूल बनेगा ऑफ H2CO3 पर सेकेंड। 1 सेकेंड में, मैंने कहा 1 सेकेंड में इतने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये बात देखो कितना ज्यादा एफिशिएंट है एंजाइम्स। एंजाइम के बगैर क्या हालचाल है और एंजाइम के बाद क्या हालचाल है, कितना अलग है। एंजाइम के आ जाने से कितना अलग हो जा रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, काफी सिग्निफिकेंट इसकी टर्नओवर है, इसकी एफिशिएंसी है एंजाइम्स की। यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज को हम एग्जांपल लेके समझे। ऐसे बहुत सारे और भी एंजाइम है जिसके आ जाने से नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाता है, सो कि बढ़ा भी है और बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ा है। अब देखो एनसीईआरटी में कुछ चीजें है सामने, तो हम पढ़ के लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे बढ़े। हालांकि ये हम पिछले क्लास का ही है, ठीक है, और लेते कुछ को देखते हैं। each enzymes, each enzymes, ठीक है, each enzymes has substrate, ये कल ही का है भाई। each enzyme has substrate binding site, हर एंजाइम के पास substrate binding site है। उसको तुम क्या बोलते हो, उसको तुम क्या बोलते हो, उसको तुम एक्टिव साइट बोलते हो, उसे तुम एक्टिव साइट बोलते हो।
एक्टिव साइट बोलते हो, in its molecule, so that is highly reactive enzyme, so that a highly reactive enzyme substrate complex ES complex is produced. जब बाइंड होता है, तो जब बाइंड होता है इसके साथ एक सबस्ट्रेट भी आ गया, मान लेते ये सबस्ट्रेट भी आ गया, बाइंड हो गया, तो एक हाईली क्या रखना, हाईली रिएक्टिव मतलब हाई एनर्जी वाला क्या बना है, ES कॉम्प्लेक्स बना है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, हमने कल ही देखा था। लेकिन भाई बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत अनस्टेबल होता है, इसीलिए हमने कहा भी था दिस शॉर्ट लाइफ, ज्यादा देर तक टिकेगा थोड़ी ना। जो ज्यादा एनर्जी वाला होगा वो लड़ते फिरते रहेगा, और लड़ने वाला ज्यादा दिन तक जिएगा थोड़ी ना, जो हर किसी से भिड़ता रहेगा, कोई आएगा उसे ठोक के चला जाएगा। यहाँ पे भी हो रहा है, शॉर्ट लाइफ है उसकी जिंदगी, और फिर उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाता है एंड डिसोसिएट इनटू प्रोडक्ट एंड द अनचेंज एंजाइम्स, जैसा एंजाइम था वैसे को वैसे चला जाता है। जब उसके पास सबस्ट्रेट आया था तो बहुत उड़ रहा था, फिर इसको तोड़ दिया गया, अलग कर दिया गया, और सबस्ट्रेट को भी अलग, नेचर ही अलग करके हटा दिया गया, उसके साथ उसकी दोस्ती खत्म, उड़ना बंद। with an intermediate formation of enzyme produce complex EP। यहाँ पे देख लो, जब कल बात किए थे कि ES है, ES बनेगा, ठीक है, उसके बाद ये प्रोडक्ट में चेंज होगा, जैसे ये प्रोडक्ट में चेंज होगा ये अलग हो जाएगा। एनसीईआरटी साफ साफ लिख रहा है यहाँ पे कि ये दोनों जुड़ेंगे तो ES बनेगा, फिर जुड़ेंगे तो ES बनेगा, ES फिर और मॉडिफाइड होकर EP बनेगा, EP के बाद फिर दोनों अलग हो जाएंगे। तो शायद वहां पे याद नहीं आ रहा कि मैंने कैसे बना दिया था, शायद देखो मैंने कहा E+S, ये दोनों मिले एक इंटरमीडिएट बनेगा ES, लेकिन ये रिवर्सेबल होगा, फिर उसके बाद और बनेगा, तो यहाँ EP करना था शायद, ये इरिवर्सेबल होता है, ये रिवर्सेबल होता है, ये रिवर्सेबल होता है, ये वापस से ऐसे भी जा सकता है, रिवर्सेबल हो सकता है ऐसे कह देता हूं मैं, लेकिन ये इरिवर्सेबल है, इरिवर्सेबल है, इरिवर्सेबल है। और उसके बाद जो है प्रोडक्ट बनेगा तो E अलग हो जाएगा और P अलग हो जाएगा, इस तरह से। कैटालिटिक साइकिल, एक मिनट, मैं देखा नहीं कि दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है। Catalytic cycle of enzyme action can be described in the following steps। Catalytic cycle of enzyme action can be described following steps। किस तरीके से काम कर रहा होता है, पहला, फर्स्ट the substrate bind with active site of enzyme fitting into the active site। पहले तो जाए सबस्ट्रेट उसमें फिट होके टाइटली बाइंड करे, जो हमने कल बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या बाइंड करेगा, फिट होगा, उसके बाद टाइटली एसोसिएट होगा एक्टिव साइट ऐसे सबस्ट्रेट के साथ। The binding of substrate induces the enzyme alter the shape। तो सर सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग है वो एंजाइम induces the enzyme to alter its shape। सबस्ट्रेट जैसे बाइंड होता है एक्टिव साइट के साथ तो कहता है कि तुम अपना शेप चेंज करो और मेरे साथ एकदम चिपक जाओ, तो अल्टर इट्स शेप कहा था मैं। तो इसका मतलब यह है कि शुरू में लूज बाइंडिंग होता है और बाद में टाइट बाइंडिंग होता है, ऐसा मैंने कहा है ना पिछले लेक्चर में। इनिशियली जब ये सबस्ट्रेट है और एंजाइम ये आया है, एंजाइम के साथ जैसे बाइंड किया, अभी तो ढीला ढीला है, ढीला ढीला बाइंड किया, फिर इसको कहता है कि तुम अपना शेप सुधारो, मतलब ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम के एक्टिव साइट अब एकदम से इसके साथ चिपक जाते हैं, एकदम से ये चिपक जाते हैं, कोई गैप नहीं रखता है, एकदम टाइटली एसोसिएट हो जाते हैं एंड फिटिंग मोर टाइटली अराउंड सबस्ट्रेट के चारों तरफ। The active site of the enzyme now in close proximity, अब बिल्कुल close proximity में है एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट बिल्कुल चिपके हुए है, तो सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड, और फिर सबस्ट्रेट क्या करेगा, केमिकल बॉन्ड का तोड़ देगा। अच्छा, एक साथ मैंने अलग अलग पढ़ लिया। The active site of the enzyme now close proximity of the substrate, close proximity of substrate के साथ है, और फिर केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का केमिकल बॉन्ड टूटेगा एंड न्यू एंजाइम प्रोड्यूस्ड, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसकी बात वो कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, वैसे रीड नहीं किए थे, भूल गए थे कल,
सो आज हमने इसको किया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमने आज पढ़ा है, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, बाकी बाकी देखते हैं क्या देखते हैं। A general rule of thumb is that double and decrease by half. ये भी रहने दो, यहां से पढ़ो, वो भी रहने दो, उसको हम देखेंगे, उसको हम देखेंगे, वो समझ में आएगा हमें। वो कह रहा है कि एक जनरल रूल है, थंब रूल है, जो कहते हैं ना कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो या घटाते हो, एक हर एंजाइम के एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होती है, एक ऐसी टेम्परेचर जिस पे वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करता है। उससे 10 डिग्री कम या ज्यादा करोगे तो उसकी एक्टिविटी हाफ हो जाएगी। वो आगे हम पढ़ेंगे, जब फैक्टर अफेक्टिंग को पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, ये वाली बात हमने जो अभी टर्नओवर में पढ़ी थी कि व्हेन एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शंस आर ऑब्जर्व, जब एंजाइम रिएक्शन को ऑब्जर्व करता है तो रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में जो रेट है, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनने का है, उसके हिसाब से अगर कैटलाइज्ड रिएक्शन यानी कि एंजाइम का अगर एक्शन देखोगे तो ज्यादा हो जाता है। जनरली अगर ऐसे बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेस का था तो 200 मॉलिक्यूल था, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसका यूज हो रहा है, तो फिर ये कितने मॉलिक्यूल बना था, 6 लाख मॉलिक्यूल बना था, जो हमने अब बात किया था अभी, 6 लाख मॉलिक्यूल्स बना था, ये 6 लाख मॉलिक्यूल्स बना था, ये कार्बोनिक एसिड का पर सेकेंड बना था। ये बात मैं कर रहा था, अभी मैंने बात किए थे ना, वे बात किए थे, वही वाली बात यहाँ पे है और कुछ नहीं है। इसकी बात इन द absence ऑफ एनी एंजाइम रिएक्शन इज वेरी स्लो, ठीक है, with about 200 molecule of H2CO3 being formed in our, अभी जो हमने पीछे बात किया था वही बात, ये using the enzyme present in the cytoplasm called cytoplasm of RBC, यहाँ पे बोलना था साइटोप्लाज्म है, लेकिन किसकी, तो RBC के साइटोप्लाज्म की वो बात कर रहा है। RBC के साइटोप्लाज्म में कार्बोनिक एनहाइड्रेस कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, द रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकली चेंज, बहुत तेजी से चेंज हुआ ना, इसलिए ड्रामेटिकली चेंज कहा उसने, ड्रामेटिकली चेंज अबाउट लगभग इतने मॉलिक्यूल, 6 लाख है, देखो 50, 6 लाख molecules being formed every second, हर सेकेंड में। The enzyme has accelerated the reactions rate by about 10 million times, यानी कि अगर तुम पहले अनकैटलाइज्ड की बात करो, बिना एंजाइम, ये वाला बिना एंजाइम का बना था तो 200 मॉलिक्यूल के आसपास बन रहा था, 200 मॉलिक्यूल बना हुआ था। अब इस बार एंजाइम है साथ में एंजाइम है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस तो बन रहा, सॉरी कार्बोनिक एसिड तो बन रहा, लेकिन इस बार कार्बोनिक एनहाइड्रेस मौजूद है, तो मैंने कहा कि 6 लाख बन रहा, और ये दोनों रेट में, ये R1 है, ये R2 मान लो रेट को, तो R2 जो है, तो वो कितना 10 मिलियन तकरीबन, ये देखना पड़ेगा 10 है कि क्या है, निकालना पड़ेगा, 10 है मिलियन है, एक्चुअली मैं बुक में कटा है ना, काटे हम लोग, अब 100 तो नहीं है, मुझे लग नहीं रहा, ज्यादा छोटा तो नहीं होगा, नहीं, नहीं है, ये 10 है, 10 मिलियन टाइम्स, यानी 10 मिलियन टाइम्स इनटू R1, ये R2 हो जाता है, वो बोला, ठीक है। अब देयर आर थाउजेंड ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारे हजारों तरह के एंजाइम्स है व्हिच कैटलाइज द यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो अलग अलग केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है। इन मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, बहुत से ऐसे रिएक्शन है जो मल्टी स्टेप में होते हैं, कई सारे स्टेप में, ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब बहुत से ऐसे रिएक्शंस होते हैं ना जो कई सारे स्टेप्स में होते हैं। अब ये भी हो सकता है कि हर स्टेप को सेम एंजाइम हर स्टेप पे काम करता हो, या फिर अलग अलग एंजाइम भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है,
उसको ना जैसे कोई भी चीज है कि ए को हमको सी बनाना है, हमें ए को सी बनाना है, तो सबसे पहले मैं ए को बी बनाऊंगा, फिर बी को सी बनाऊंगा। ये दो स्टेप में है। तो ये भी हो सकता है कि इन दोनों जगह एंजाइम सेम हो, या इसमें एंजाइम कोई और हो, इसमें एंजाइम कोई और हो। ये बात कर मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस है। मल्टी स्टेप्स केमिकल रिएक्शंस when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex या फिर different enzyme is called metabolic pathway. फॉर एग्जाम्पल दिस ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है, और ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है, इज एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे इन व्हिच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड थ्रू द 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलिस्ट। अब जैसे ना ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, जिसको हमने जिस रिएक्शन का नाम हमने ग्लाइकोलाइसिस लिखा है, जिस रिएक्शन का नाम हमने ग्लाइकोलाइसिस लिखा है, ये वाले नहीं, इस ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज है, ये इससे हमें पायरुविक एसिड मिलता है, 2 पायरुविक एसिड मिलता है। ऐसा मैंने बोला 3-3 कार्बन का, ये 6 कार्बन का होता है। लेकिन ऐसा एक स्टेप में नहीं हुआ, 10 स्टेप लगे हैं, और 10 में एंजाइम अलग अलग है। 10 स्टेप यानी 10 रिएक्शन मिले हैं इसमें, 10 स्टेप्स यानी 10 रिएक्शन से ये बना है, जिसको तुमने ग्लाइकोलाइसिस है ना, तुम पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे या पढ़ोगे कि इसके अंदर 10 स्टेप्स, 10 रिएक्शन, 10 अलग अलग एंजाइम है, हर स्टेप में अलग एंजाइम्स है। वही बात ये कह रहा है जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, कि एक्चुअली इज अ मेटाबॉलिक पाथवे इन व्हिच ग्लूकोज बिकम्स अ पायरुविक एसिड थ्रू द 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज्ड अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। When we study respiration class chapter 12 में कब से आ गया, ये बेवकूफ है, 11 है। अच्छा, चैप्टर 12 करा मैंने, कहा कि 12th क्लास मैंने पढ़ लिया चैप्टर को, यार मेरी गलती है, मैं पागल हो गया। ये चैप्टर 12 में ही पढ़ना है, 11th क्लास का ही है चैप्टर 12। Will we study these reactions? At this stage, we should know that this very metabolic pathway with her 2 additional reactions gives वगैरह, यह सब बेकार है। बस बाकी सब तो डेली पानी है, कोई क्वेश्चन नीट में नहीं पूछेगा। वैसे हम लोगों ने आज का इतना काम किया। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, तो आगे हमको पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी यानी एंजाइम एक्टिविटी। थोड़ा सा देख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमें टेम्परेचर की बात करनी होती है, इसमें हमें सबसे पहले टेम्परेचर की बात करनी होती है, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, इसकी बात हमें सबसे पहले करनी पड़ती है। एवरी एंजाइम वर्क एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे सारा का सारा एंजाइम जो है वर्क करता है, एक खास टेम्परेचर पे। एवरी एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स हैं, यहां पे एक बात लिखता है, एनसीईआरटी में भी हम लोग पढ़ेंगे, एवरी एंजाइम्स वर्क at a particular temperatures. पार्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता है। एवरी एंजाइम्स वर्क एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर और दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला करते हैं।
यदि खास टेम्परेचर जिस पे हर एंजाइम काम करता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम के अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर हो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल बॉडी में जितने भी एंजाइम होते हैं सबका ऑप्टिमम टेम्परेचर सेम होता है। यहाँ पे डेफिनेशन पूछा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर का, तो कोई भी लिख सकता है भाई, टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्ट मैक्सिमली, टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्ट मैक्सिमली बहुत हाई रेट से काम करेगा। इन मेनी ऑर्गेनिज्म बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर, यानी ह्यूमन को इंक्लूड कर लेता हूं मैं, सुनना कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसका एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। मैं बेसिकली ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं। इन मेनी ऑर्गेनिज्म, मैं एक बात कर रहा हूं, इन मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, और उसके अंदर एक आ गया ह्यूमन, उसके बात कर रहा हूं कि उसके एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ओवर टाइम, हमेशा के लिए, इसमें जो एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इसमें जो एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है ओवर टाइम हमेशा, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर 10 डिग्री इसे कम करूं, यानी इस 37 डिग्री पे ये मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करेगा ह्यूमन का एंजाइम। 10 डिग्री अगर मैं कम कर दूं या 10 डिग्री बढ़ा दूंगा, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी वो बात कर रहा हूं। तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, पहला कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस बिलो ऑप्टिमम कर देता हूं, बिलो ऑप्टिमम या फिर एंड या फिर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एबव ऑप्टिमम से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा कर देता हूं। दोनों ही सूरत में एंजाइम की एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स या एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज भी कितना होगा मैं अभी बता देता हूं, बाई हाफ, आधा हो जाएगा। डिक्रीज बाई हाफ, आधा हो जाएगा। उसकी एफिशिएंसी याद है, मान लिया कि प्रोडक्ट वो 6 लाख बना रहा था, अब 3 लाख बनाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करूं या बढ़ाऊं, दोनों ही सूरत में। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि सबस्ट्रेट का डिफ्यूजन रेट कम हो जाता है। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड तो तब करता है ना जब वो सैंपल डिफ्यूजन के मेथड से एक्टिव साइट तक पहुंचेगा, तो वो डिफ्यूजन का रेट ही कम होगा। तो रीजन क्या है? वाई, यहाँ पे हम अगले पेज पे लिखते हैं रीजन क्या है। यहाँ पे रीजन क्या है, अगले पेज पे ले लेते हैं हम लोग, रीजन को ले लेते हैं। रीजन, इस बात का रीजन क्या है कि वाई डिक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी बाय हाफ। रीजन क्या है? सबसे पहले कि सबस्ट्रेट का जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ऑफ सबस्ट्रेट, डिफ्यूजन पानी के अंदर, डिफ्यूजन ऑफ सबस्ट्रेट वो डिक्रीज हो जाता है। मैं कल बताया था, जैसे एक बीकर, मैंने कल बीकर बना के बताया था कि बीकर है अपने पास, ये बीकर है अपने पास, यहाँ पे एंजाइम्स जैसे वाटर है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, इसके अंदर एंजाइम है, इसके अंदर ये एंजाइम है, इसके अंदर ये एंजाइम है, ऊपर जो है क्या है, ऊपर जो है क्या है, सबस्ट्रेट है,
ये क्या है, सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा, तो बाइंड करने के लिए इसे मूव करना पड़ेगा, और ये मूव सिंपल डिफ्यूजन, मूव टुवर्ड एंजाइम या एक्टिव साइट की तरफ ये मूव करेगा बाई सिंपल डिफ्यूजन। ऐसा मैंने कल ही बताया था, बाई सिंपल डिफ्यूजन, ऐसा हम लोगों ने कल ही बात किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अब चूंकि यही डिफ्यूजन कम हो गया है, यहाँ पे यही हुआ है कि ये डिफ्यूजन ही कम हो गया है। डिफ्यूजन कम हो जाने की वजह से अब तो बाइंडिंग जो है ना, बाइंडिंग चांस भी है ना, बाइंडिंग चांस, बाई चांस इवेंट तो था ये, बाइंडिंग चांस भी अब क्या हो गया है, वो भी डिक्रीज हो गया है। बाइंडिंग चांस डिक्रीज होने की वजह से बाइंडिंग नहीं हो रही है, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी डिक्रीज हो गया है, एक्टिविटी भी डिक्रीज हो गया है, वो 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 भी डिक्रीज हो गया है। बिलो पे भी जाए चाहे अबव पे जाए, दोनों ही सूरत में बाइंडिंग एक्टिविटी डिक्रीज बाय हाफ, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी डिक्रीज बाय हाफ। तो सपोज यहाँ की हमें बात कर रहे हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस है तो ऑप्टिमम है, यानी मैक्सिमम एक्टिविटी है। ऑप्टिमम मान रहे हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी है। एक्टिविटी कैसी है, मैक्सिमम एक्टिविटी है, मैक्सिमम एक्टिविटी के साथ ये एंजाइम काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं 27 कर दे रहा हूं तो हाफ एक्टिविटी हो जाती है, हाफ ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी, हाफ ऑफ मैक्सिमम। आगे हम पढ़ेंगे इसको कि मैक्सिमम एक्टिविटी को हम लोग बोलते क्या है, वी मैक्स, यानी एंजाइम अपने फुल स्पीड में। यहां पे हाफ ऑफ मैक्सिमम मतलब वी मैक्स बाई 2, एंजाइम अपने फुल स्पीड के आधे में। एक काम भी एक स्पीड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी जल्दी से काम कर रहा है या धीरे काम कर रहा है, इस चीज को हम स्पीड से कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड से कर रहा है, उसको मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, तो मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी को हम वी मैक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाफ ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी, हाफ ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी को एंजाइम का हम वी मैक्स बाई 2 कर देते हैं। और 47 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या हो जाएगा, ऐसा ही वी मैक्स बाई 2 ही आएगा, वी मैक्स बाई 2 ही आएगा। 37 पे 37 जब था मैक्सिमम था, 47 हुआ तो भी आधा हो गया, और 27 हुआ तो भी आधा हो जाएगा, आधा हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे V मैक्स है और यहां पे V मैक्स बाई 2 है, और यहां पे V मैक्स बाई 2 है। जब भी ऐसे मैं मूव करूंगा, 27 से 37 जाओ या 47 से 37 जाओ, तो क्या हो रहा है, स्पीड डबल हो जा रहा है, रिएक्टिविटी डबल हो जा रहे हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डबल हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। यहां पे इधर से ऐसे जाऊं तो भी डबल जा रहा है, इस तरफ से चलो या फिर इस तरफ से चलो तो भी डबल हो जा रहा है। तो इस रूल को हम क्यूटेन रूल मानते हैं। ये क्या है, क्यूटेन रूल, एक थंब रूल है, एक थंब रूल है, थंब रूल है, एक थंब रूल है, क्यूटेन रूल। Q10 इज इक्वल टू 2 है, डबल हो जाएगा, क्यूटेन रूल एक थंब रूल है, क्यूटेन रूल कि 10 डिग्री इधर से चले या 10 डिग्री वापस आए, क्या हो जाएगा, थंब रूल हो जाएगा, सॉरी Q10 हो जाएगा, 10 हाफ हो जाएगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी। टेम्परेचर का असर तुमने कुछ इस तरीके से देखा, टेम्परेचर का असर तुमने कुछ इस तरीके से देखा इस पे। लेट्स हम कल बाकी की बात करेंगे, लेट्स यहीं पर रखते हैं। आप पढ़ाई कीजिए,
याद कीजिए, रिवीजन कीजिए और बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन लगा के देखिए, आपसे क्वेश्चन लगेंगे। चलो